लेकिन अब भी सैकड़ों लोग भीतर फंसे हुए थे। इस बीच ताज से 2 किलोमीटर दूर कमांडोज ने एक और 5 स्टार होटल ओबरॉय ट्राइडेंट में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू कर दी। मीडिया इस ऑपरेशन के हर पल की रिपोर्ट प्रसारित कर रहा था। नरीमन हाउस एक जूइश धर्मगुरु का निवास है। यहाँ एक युवा रब्बाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपने 3 जू मेहमानों और 2 भारतीय कर्मचारियों के साथ ये लोग पिछले 14 घंटों से यहाँ फंसे हुए थे। लेकिन इस इलाके में काफी लोग मारे जा सकते थे। ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और तमाशबीन लोग भी मुठभेड़ की गोलीबारी के शिकार हो सकते थे। अचानक न्यूज चैनल्स ने एक अनोखा नजारा देखा। एक भारतीय महिला रबाई के 2 साल के बेटे के साथ बाहर निकल आई, लेकिन उसे पता नहीं था कि भीतर मौजूद लोग जिंदा हैं या नहीं। इधर ताज 18 घंटे से ज्यादा समय से आतंकवादियों के कब्जे में था। पिछले 6 घंटों में मेजर संदीप की टीम ने 5वीं और 6ठी मंजिल को खाली करा दिया था, लेकिन आतंकवादियों का कहीं कोई पता नहीं था। फिर कमांडोज जैसे ही 4थी मंजिल के एक कमरे के पास पहुंचे, गोलियां बरसने लगी। इसके बाद हुई मुठभेड़ में आतंकवादियों ने हथगोले फेंके। कमरे में आग लग गई और आतंकवादी भाग गए। वो लोग रूम को आग लगा रहे थे और ये इंसिडेंट करीब 2 या 3 बार हो चुका था। तब जाकर मुझे ये लगा कि वो इस टाइम का इस्तेमाल रेडी होने, रेस्ट करने, रिकुपरेट करने या अपने वेपन्स को रीलोड करने के लिए कर रहे थे। ताज की 4थी मंजिल पर हुई मुठभेड़ के बाद से आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं था। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन और कमांडोज की एक टीम फिर से तलाशी शुरू करने के लिए लॉबी में इकट्ठा हुई। हमला शुरू हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। लोग अब भी भीतर फंसे हुए थे। इसलिए कमांडोज ने एक अलग तरीका अपनाया। वो सेंट्रल स्टेयरकेस की तरफ बढ़ गए। वो जानते थे कि उन पर किसी भी तरफ से हमला हो सकता है, लेकिन वो जोखिम लेने को तैयार थे। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के अनुभव वाले मेजर संदीप बेखौफ होकर उनकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने ये रिस्क उठाया था। ये कोई किसी को सिखाता नहीं है। इस तरह के रिस्क उठाने का जज्बा हर किसी में नहीं होता और मेरा ये मानना है कि उनमें ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। संदीप और उनका पार्टनर पहली लैंडिंग तक पहुंचे। अचानक उन पर हमला हुआ और एनएसजी को पहला नुकसान हुआ। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कमांडोज के पास अपने शहीद हुए साथी का शोक मनाने का वक्त नहीं था। वो सुबह तक संदीप के शव को नहीं निकाल पाए। The amount of ammunition that these terrorists have is such that it could keep them going till this evening, and that's what the NSG is worried about, which is why they are treading very 36 घंटे cautiously. के सीधे प्रसारण से पूरी दुनिया खौफजदा थी। यह अमेरिका पर 11 सितंबर के हमले जैसा था। कोई नहीं जानता था कि आखिर कौन इसके निर्देश दे रहा है और आतंक फैलाने के अलावा उनका मकसद क्या है। Big news coming out of Nariman House. 3 camera positions tell the entire story. NSG commandos were para-dropped under the cover of heavy fire from surrounding. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया कि टेररिस्ट को गाइड करने वाले हैंडलर्स लाइव न्यूज को देखकर हालात पर नजर रख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में भारत सरकार ने न्यूज चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट रोकने का निर्देश जारी कर दिया। You can't tell television channels to come to the scene of the operation of a terror attack, then tell us later on that you were compromising security. If you felt that TV channels were compromising security at these sites, keep us away. Create a system by which we get the information on a regular basis. I think that didn't happen. I can't blame the media. अथॉरिटी को ये चीज पहले ही मीडिया को बता देनी चाहिए थी कि जिस तरह यहाँ भारत के लोग इस हमले का लाइव टेलीकास्ट अपने टेलीविजन पर देख रहे थे, वैसे ही अंदर बैठे टेररिस्ट भी इस चीज को लाइव देख पा रहे थे और साथ ही उनके कंट्रोलर्स भी, चाहे वो जहां भी बैठे थे, वो इसे लाइव देख रहे थे।
मेरे ख्याल से अथॉरिटी का जो रिस्पांस था वो स्लो और डेफिशिएंट था। दोपहर तक ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल के कमांडोज ने एक अच्छी खबर दी। जहाँ पे 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको आज न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वो होटल भी अब पूरा हमारे कब्जे के अंदर है। कमांडोज ने 90 से ज्यादा लोगों को बचा लिया, लेकिन 35 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें से 9 फॉरेनर्स थे। इस समय तक कमांडोज को पता चल चुका था कि आतंकवादियों ने नरीमन हाउस में सभी बंधकों को मार डाला है। वो आखिरी हमले के लिए आगे बढ़े। मुठभेड़ दिन भर जारी रही। उस शाम कमांडोज ने बाहर आकर बताया कि भीतर 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने 5 जूइश हॉस्टेजेस की लाशें भी बरामद की। ये रबाई, उनकी पत्नी और तीनों मेहमानों की लाशें थीं। अगले कुछ महीनों में जानकारों ने ये आशंका जताई कि इस हमले की साजिश रचने वाले लोगों ने ज्यूस को इस मकसद से निशाना बनाया था कि भारत और इजराइल के बीच बेहतर होते रिश्ते खराब हो जाएं। तीसरे दिन की आधी रात को ओबेरॉय और नरीमन हाउस में गोलीबारी रुक गई, लेकिन ताज के आसपास की सड़कों पर अब भी गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। ताज के बाहर तैनात सुरक्षा बलों के स्नाइपर्स इस हेरिटेज होटल के नॉर्दर्न विंग की खिड़कियों पर निशाना लगा रहे थे। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को शुरू हुए लगभग 40 घंटे हो चुके थे। कमांडोज ने 4 टेररिस्ट को लॉबी के पास एक बार और पहली मंजिल के एक रेस्टोरेंट के बीच घेर लिया था। आतंकवादियों के पास कोई बंधक नहीं थे, लेकिन ये हथियार डालने के मूड में भी नहीं थे। आतंकवादी एक घुमावदार सीढ़ी के पीछे छिप गए और कमांडोज को उलझन में डालने के लिए ऊपर नीचे आने जाने लगे। एनएसजी को लगा कि शायद यहाँ टेररिस्ट के 2 ग्रुप्स हैं, वन ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकेंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। रेस्टोरेंट के भीतर आतंकवादियों ने पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने कमांडोज का ध्यान बटाने के लिए आग लगा दी। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म हो गया। ताज को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। 60 घंटे के इस नरसंहार में 166 लोग मारे गए और 304 जख्मी हुए। 10 में से सिर्फ 1 आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। इसे भारत की एक अदालत में अपने अपराधों का मुकदमा झेलना था, जिसमें जंग छेड़ने जैसे आरोप भी शामिल थे। In terms of one nation attacking another nation, this is perhaps the closest that comes to an attack which is short of war. मुंबई के आतंकवादी हमलों की योजना फौजी सटीकता से बनाई गई थी और इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर हुईं। राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच से शहर की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी कमजोरियां सामने आईं। 8 महीनों में भारत की गुप्तचर संस्थाओं ने कम से कम 6 बार ये स्पष्ट चेतावनी दी थी कि समुद्र के रास्ते आकर आतंकवादी कुछ लग्जरी होटल्स पर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी बेरोक टोक भारत में घुस आए। आई थिंक होल सिस्टम सही समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया और इंटेलिजेंस को भी रियल टाइम बेसिस पर शेयर नहीं किया गया और न ही कोई प्रेशर था इन इंटेलिजेंस को किसी के साथ शेयर करने का। जांच से राज्य सरकार और मुंबई पुलिस की जबरदस्त नाकामियां भी उजागर हुईं। ये शहर पहले भी आतंकवादी हमले झेल चुका था, फिर भी यहाँ हथियारों, ट्रेनिंग और सुरक्षा बलों की कमी थी। पकड़ा गया आतंकवादी कसाब इनका प्रमुख सुराग है। कसाब ने बताया कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है। अल-कायदा के सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने कसाब जैसे 500 नौजवानों को भर्ती किया था। पूरे पाकिस्तान में लश्कर के कई कैंप्स में 18 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के बाद इन 10 लोगों को इस हमले के लिए चुना गया। मारिया ने 11,000 पेज की केस रिपोर्ट में कसाब पर 166 हत्याओं का आरोप लगाया।
पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के 35 लोगों पर भी इसमें साथ देने का आरोप लगाया गया। इनके हैंडलर्स यानी इस अपराध की असली साजिश रचने वाले पाकिस्तान में हैं, ऑन फॉरेन सॉइल। यही वो लोग हैं जो लोग तालिबानाइज कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं इनोसेंट यूथ को, टिल दे आर स्टॉप्ड। ये चीज खत्म होने वाली नहीं है, एक के बाद एक ऐसे आतंकवादी पिक्चर्स आते रहेंगे। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि इस हमले की योजना उसकी सरजमीन पर बनी थी और आतंकवादी वहीं से आए थे। फिलहाल दो स्तरों पर इसकी तफ्तीश चल रही है, अव्वल हिंदुस्तान में और दूसरी पाकिस्तान में। जुर्म और मुजरिमों का ताल्लुक उस हादसे से है जिसे अंजाम दिया गया हिंदुस्तान में। हाँ, इस साजिश के कुछ हिस्सों को अंजाम दिया गया पाकिस्तान में, और मौजूदा जानकारी के मुताबिक जो जिम्मेदार हैं उनमें ज्यादातर लोग हिरासत में हैं। जैसे शख्स पर गौर करें तो किसी हमले में शामिल स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच फर्क मिट जाता है। लखवी को आईएसआई के कई लोग हैंडल कर रहे थे जो रिटायर होने के बावजूद अब भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान में कहावत है कि आईएसआई के भीतर भी एक आईएसआई है, उसे मैं कहता हूँ शैडो आईएसआई और शैडो आर्मी, जिसका वजूद आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है। फौजी मामलों के जानकारों का मानना है कि 26 नवंबर के हमलों की साजिश रचने वालों का इरादा परमाणु हथियारों से लैस ऐसे दो देशों को जंग के करीब पहुंचा देना था जो पहले भी अक्सर उलझते रहे हैं। मुंबई को इसका नतीजा झेलना पड़ा, लेकिन ये शहर अब अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। अब यहाँ और भारत के 3 अन्य शहरों में भी एनएसजी का बेस है ताकि भविष्य में हमलों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। शहर की पुलिस संकट के समय अपनी मानक प्रक्रियाओं में सुधार कर रही है और नए हथियारों और साजो सामान समेत आधुनिकीकरण की $2 करोड़ 64 लाख की योजना बनाई गई है। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर रेलवे स्टेशन सामान्य रूप से कामकाज करने लगा था। ट्राइडेंट होटल और ताज टावर 1 महीने के बाद फिर से खुल गए। हमले के महज 4 दिन बाद लियोपोल्ड कैफे फिर से लोगों से भर गया। इसके मालिक ने गोलियों के निशान को यादगार के रूप में आज भी संजो कर रखा है। एंड इन दी एंड जब हमने इसे खोला तो हमने दुनिया को दिखाना चाहा कि वो हम हैं जो टेररिस्ट पर भारी पड़े। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो हम पर हावी नहीं हो सकते। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इन्हें पस्त नहीं कर सकते। लेकिन नफीसा कुरैशी अब भी अपनी बेटी की मौत वाली उस रात को नहीं भूल सकती। मेरे दिल में अभी तक वो डर और खौफ मतलब निकला नहीं मेरे, और मैं मतलब बहुत सा ऐसा मेरे को बार बार मतलब वही नजारा मेरे को याद आता जब मतलब टीवी पे कोई देखती आता ऐसा कि यहाँ फायरिंग चढ़ रही, यहाँ बम पड़ गया ऐसा, तो मेरे को वही बेटी का नजारा याद आता। आतंकवादियों ने लोगों की नृशंस हत्याएं की, लेकिन मुंबई के आतंकवादी हमले ने आतंकवाद से लड़ने के भारत के इरादे को और मजबूत कर दिया। नो कंट्री इज सेफ। एवरी कंट्री मस्ट रिमेन विजिलेंट 24/7। और जब तक हम साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते, कोई भी देश सुरक्षित नहीं।